हीटिंग के बाद वाटर वेपर जो ओशन का जो कहीं का भी पानी हो यार वाटर बॉडीज का एवोपरेट करेगा। कितनी एनर्जी चाहिए? 600 कैलोरीज ऑफ हीट चाहिए, ऑब्वियसली बात है। अब मान लीजिए ये है, ऐसे एक पानी आके चिपका, एक पानी और आके चिपका, एक पानी और आके चिपका, तो जुड़कर पानी एक बूंद बन जाएगी। तो ये ऐसे जोड़ने का काम कर रहे हैं। जितनी ज्यादा हॉट एयर उसके अंदर उतनी ज्यादा मॉइस्चर कैपेसिटी होल्डिंग की होगी और वही जाके बारिश करेगी। हाय एवरीवन, क्या हाल चाल है सभी लोगों के? कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूं कि सब फिट होंगे, फाइन होंगे, मस्त होंगे, अपने एग्जाम की तैयारी बिल्कुल बिंदास तरीके से कर रहे होंगे। कर रहे हो ना? बिल्कुल सही बात है। तो चलिए आज लेके आवे एक ऐसा चैप्टर जिसमें बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी रहने वाली है, यानी कि चैप्टर का नाम ही ह्यूमिडिटी है। कैसे करेंगे इस चैप्टर को? तो ऑब्वियसली कैसे करने वाले हैं, वन शॉट वे में करने वाले हैं, बिना किसी देरी के, रफ्तार के सौदागर जो हम ठहरे। तो फिर चैप्टर को भी क्यों प्यार से सुन रहे हो मेरे बहरे? चलिए बहुत तेजी के साथ सुनेगा। ह्यूमिडिटी में समझते हैं द प्रोसेस बाय विच वाटर वेपर भाप बन के जो जा रहा है, एंटर्स द एटमॉस्फेयर ऑन हीटिंग। ये कटोरा है, इसको हीट किया तो इसमें से जो पानी है ऊपर भाप बन के निकल रहा है। ऑन हीटिंग इन एटमॉस्फेयर एंटर्स द एटमॉस्फेयर नोन एज एवोपरेशन। एवोपरेशन भाप बन के इसको निकलने का जो प्रोसेस के थ्रू ये जो वाटर वेपर है ऊपर जाके ड्रॉप बन गया, ड्रॉपलेट बन रहा है। अब इसे क्या कहते हैं? कंडेंसेशन। और जब ये ड्रॉप बूंदे टपकेंगी ना वापस बेटा, उसको कहेंगे प्रेसिपिटेशन, यानी कि उन बूंदों को वापस गिरना। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, एक हवा में मान लीजिए हवा है, इसके अंदर कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है, इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। क्लियर है? भाप, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, एयर में सारा वाटर वेपर, ह्यूमिडिटी। आगे बात करते हैं। टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द ओशन एंड सी इज कांस्टेंट। कांस्टेंट क्यों होता है? क्योंकि जो सी में है भाप बन के जाता है वो वापस भी तो आता है। अरे जो मेरा है वो मेरे पास ही रहेगा ना, सीधी सी बात है। क्यों? क्योंकि जितना भी वाटर वेपर एवोपरेट होता है अर्थ से यानी वाटर बॉडी से जितना भी जाता है इवेंचुअली वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली वापस प्रेसिपिटेशन या फिर किसी ना किसी रिवर लेक के थ्रू वापस आ ही जाता है। वेपर क्या है? गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर होता है। सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए जो वाटर को गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट कर दे। हीटिंग के बाद वाटर वेपर जो ओशन का जो कहीं का भी पानी हो यार वाटर बॉडीज का एवोपरेट करेगा। कितनी एनर्जी चाहिए? 600 कैलोरीज ऑफ हीट चाहिए, ऑब्वियसली बात है। द हीट जो है पास करती है वाटर वेपर के अंदर। आप गर्म करोगे, गर्मी जाएगी वाटर में, बनकर निकलेगा वाटर वेपर, फिर वो एवोपरेशन प्रोसेस हो जाएगा तो ऊपर जाएगा एटमॉस्फेयर में, वो बूंद बनेगी वापस। वो जो हीट गई है वाटर वेपर के साथ वो तो कहीं तो जाएगी, वापस एटमॉस्फेयर में आती है। उसी वजह से एटमॉस्फेयर में जहां पर आप देखिएगा गर्मी पड़ती होगी तो ऑब्वियसली वो ठंडे इलाके से नीचे से आकर ऊपर जो है ठंडा होने का हीट जो वो रिलीज होती है एटमॉस्फेयर में। तो जो हीट छुपी हुई होती है उसे लेटेंट हीट कहते हैं, पर पढ़ लेंगे। व्हाट आर द फैक्टर्स दैट फेवरिंग एवोपरेशन? कैसे होता है? ह्यूमिडिटी, ड्राई एयर जो है वो एवोपरेशन को ज्यादा प्रमोट करती है। क्यों? क्योंकि ड्राई एयर में बहुत कैपेसिटी होती है मॉइस्चर को होल्ड करने की। सप्लाई ऑफ हीट, द ग्रेटर द हीट ऑफ द वाटर सरफेस, जितनी ज्यादा गर्म होगा नीचे से हवा उतनी तेज से भाप बनके जल्दी से निकलेगी और एवोपरेशन की स्पीड उतनी तेज होगी। ठीक मेरी तरीके से समझ रहे हो ना? मैचेबल स्पीड है भाई साहब। विंड्स की बात कर लीजिए, स्ट्रॉन्ग विंड्स भी एवोपरेशन को प्रमोट करती है। हवा चल रही है, गर्मी कहीं है, ऊपर उड़ा के ले जाएंगी, गरम हवाएं ऊपर ले जाएंगे भाई साहब। ठीक है, तो ये होता है। सो वेट क्लोथ्स ड्राई मोर क्विकली, गीले कपड़े जल्दी क्यों सूख जाते हैं गर्मी में भाई साहब? इसलिए सूख जाते हैं क्योंकि वो उड़ जाता है। ह्यूमिडिटी की बात करते हैं। वाटर इज एडेड टू द एटमॉस्फेयर बाय द प्रोसेस ऑफ एवोपरेशन। बिल्कुल सही बात है। वाटर एटमॉस्फेयर में कैसे एवोपरेशन के थ्रू आया? चेंजेस फ्रॉम लिक्विड था पानी, भाप गर्म किया, गैसेस फॉर्म में आ गया। वाटर वेपर इन एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी, हम पढ़ चुके हैं। ह्यूमिडिटी टेंपरेचर से रिलेटेड होती है। हाई टेंपरेचर ज्यादा गर्म होगा, मोर ह्यूमिडिटी होगी, मोर वाटर वेपर बनेगा। व्हेन द एटमॉस्फेयर प्रेशर इज लो, वाटर वेपर भी लो होगा। अरे क्यों नहीं होगा भाई? जब गर्म ही नहीं होगा तो क्या होगा? सिंपल सी बात है ना? एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होती है? द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, हवा जो है कितना अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एक पर्टिकुलर टेंपरेचर पे, पर्टिकुलर वॉल्यूम पे जो कंट्रोल कर पा रही है, होल्ड कर पा रही है, उसे कहते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। टोटल तुमने कितना होल्ड कर रखा है? एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या है? मास और वेट ऑफ वेपर, कितना वेपर है, कितना भाप है पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर में। एक यूनिट अगर वॉल्यूम है और 2 यूनिट अगर भाप है तो 1 यूनिट पे (2) बनता है। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं उसे ग्राम पर क्यूबिक मीटर में करते हैं। सिंस एयर राइजेस अपवर्ड, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी में चेंज, क्योंकि हवा जो है ऊपर ऊपर चढ़ती जाएगी, हल्की होती जाएगी, ऊपर चढ़ती जाएगी, तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी चेंज होती है, एक समय पर सेम नहीं रह सकती। रिलेटिव ह्यूमिडिटी मतलब रिलेशन किसकी होती है? रेशियो बिटवीन द एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी ऑफ ए गिवन मास ऑफ एयर एंड द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर कितना होल्ड कर सकता है, यानी कि जो तुम्हारे पास है और तुम कितना मैक्सिमम कर सकती हो। हवा से कह रहा हूं मैं, तुम्हारे पास इतना वाटर वेपर है, होल्डिंग कैपेसिटी है, और तुम कितना कर सकती हो। इन दोनों का रिश्ता क्या कहलाता है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी। एक्सप्रेस करते हैं परसेंटेज में, फॉर्मूला ये रहा, एक्चुअल अमाउंट कितना कर रखा है, कितना और कर सकती हो, इंटू 100। आगे चलते हैं। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी रिलेटिव ह्यूमिडिटी का डिफरेंस रखा है, एक्चुअल अमाउंट मैक्सिमम अमाउंट का,
ग्राम्स में, परसेंटेज में, अमाउंट हायर द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर हायर द एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, वाटर वेपर उल्टा रहता है, सेम और डिफरेंट रिलेटिव ह्यूमिडिटी रहती है। वेदर कैलकुलेशन एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी जनरली नॉट टेकन इनटू अकाउंट, इट इज टेकन इनटू अकाउंट। वेदर फोरकास्ट वगैरह में रिलेटिव ह्यूमिडिटी को देखा जाता है। आगे चलते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंक्रीज करती रहती है मोर वाटर वेपर के साथ एंड डिक्रीज करती रहती है वाटर वेपर डिक्रीज के साथ। व्हेन द एयर इज फुली सैचुरेटेड रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज 100%। जब हवा पूरी तरीके से सैचुरेट हो जाएगी, अब जो है वो उसमें कोई और मॉइस्चर कैपेसिटी नहीं आ सकती, तो वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% होगी। सैचुरेटेड एयर क्या होती है? जिसमें और कैपेसिटी नहीं है वाटर वेपर को होल्ड करने की, उसे अब समझिएगा ड्यू पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच एयर गेट्स फुली सैचुरेटेड। ड्यू पॉइंट कहेंगे इसे, क्या कहेंगे? ड्यू पॉइंट कहेंगे। ड्यू पॉइंट क्या होता है? ड्यू पॉइंट वो मैक्सिमम लिमिट होती है जहां पर एयर जो है मैक्सिमम जितना वाटर वेपर होल्ड कर सकती है उतना करेगी, लास्ट लिमिट है, लास्ट लिमिट है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी मोस्ट एसेंशियल क्लाइमेट के लिए फीचर होता है। इट इज हेल्प टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन, कितनी बारिश पड़ेगी हमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी से पता चलता है। ऑल अबाउट ह्यूमन का कंफर्ट भी ह्यूमिडिटी पर डिपेंडेंट होता है। हाई ह्यूमिड एयर इज मोर ऑप्रेसिव, ज्यादा नमी वाले में भी नहीं रह सकते, चिपचिपापन रहता है, में पचर 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 रहता है। ह्यूमन बॉडी भी अपने शरीर से, ह्यूमन का जो शरीर है वो भी हीट को छोड़ता है थ्रू पर्सिपेशन, पसीना आता है ना में, उस तरीके से एवोपरेशन होता है। अंडर कंडीशन ऑफ हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी रेट ऑफ एवोपरेशन, स्वेट जो है स्किन से वो डिक्रीज हो जाता है एंड ह्यूमन बीइंग फील वार्म एंड अनकंफर्टेबल फील जो वो करना शुरू करता है। कंडेंसेशन क्या है? रिवर्स है एवोपरेशन का, एवोपरेशन भाप बन के क्या वो अब नीचे आएगा। कंडेंसेशन वाटर वेपर इन एटमॉस्फेयर गेट कन्वर्ट इनटू वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाता है। ड्यूरिंग कंडेंसेशन क्या होता है? लेटेंट हीट, जो हीट वाटर वेपर में छुप कर गई थी अब वो वापर एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगी, इसीलिए एटमॉस्फेयर में गर्मी बढ़ जाती है। कंडेंसेशन कब होता है? जब वाटर वेपर इज एडेड टू द सैचुरेटेड एयर और व्हेन द टेंपरेचर फॉल्स बिलो द टेंपरेचर, तभी तो वो जाके जमना शुरू होगा, पानी की बूंदें बननी शुरू होंगी। फॉर एग्जांपल 250 डिग्री टेंपरेचर पे एयर जो 30 ग्राम ऑफ वाटर होल्ड वेपर होल्ड कर सकती है। इफ द टेंपरेचर फॉल्स टू 200 डिग्री सेल्सियस, टेंपरेचर गिर गया तो वो जो है वो भी कैपेसिटी गिर जाएगी। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। कंडेंसेशन टेक प्लेस कब होता है? देयर शुड बी अ हाई अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, ज्यादा पानी भाप होगी एटमॉस्फेयर में तभी जाके कंडेंसेशन बनेगा, नहीं छोटे बनेगा। मिन्यूस्क्यूल्स मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स ऑफ डस्ट, सैंड, ये सब जो है दे एक्ट एज ए कंडेंसेशन न्यूक्लियर, ये जोड़ने में मदद करते हैं, वाटर वेपर को इकट्ठा करने में मदद करते हैं, इनकी वजह से कलेक्ट होता है। मतलब पानी भाप कैसे जुड़ेगा आपस में? जैसे कॉफी को फेविकॉल जोड़ता है वैसे ही वाटर वेपर को ये पार्टिकल, मिन्यूस्क्यूल पार्टिकल जोड़ते हैं। टेम्परेचर ऑफ एयर मस्ट बी बिलो ड्यू पॉइंट, मस्ट बिलो किसके बिलो होना चाहिए? ड्यू पॉइंट के, सो एज टू एनकरेज कंडेंसेशन हो, से ज्यादा रहेगा नहीं होगा। सो फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन सुनते हैं, व्हेन अ क्लाउड इज फुली सैचुरेटेड, बादल है, पेट भर के भाप पी ली, अब सैचुरेट हो गया, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो गया, प्रेसिपिटेशन होगा। वार्म मॉइस्ट एयर नियर द ग्राउंड राइजेस इनटू द स्काई, गर्म भाप ऊपर क्या आई, सिंस टेम्परेचर डिक्रीज विद द हाइट, एसेंट एयर नीचे जो है टेम्परेचर गिरेगा, अब वो ड्यू पॉइंट से कम हो जाएगा तो प्रेसिपिटेशन फॉर्म में आ जाएगा, अब कंडेंसेशन फॉर्म हो जाएगा। मूविंग एयर ऑन कोलाइडिंग विद डस्ट पार्टिकल, चलती हुआ जब डस्ट पार्टिकल जो एटमॉस्फेयर में उनसे टकराएगी, दे शेड्स द एक्स्ट्रा मॉइस्चर मिलेगा एंड दिस लीड टू कंडेंसेशन इन फॉर्म ऑफ टिनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। उनसे जो है, अब मान लीजिए ये है, ऐसे एक पानी आके चिपका, एक पानी और आके चिपका, एक पानी और आके चिपका, तो जुड़कर पानी एक बूंद बन जाएगी। तो ये ऐसे जोड़ने का काम कर रहे हैं। इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट कंडेंसेशन अकर्स ओनली अराउंड टिनी सॉलिड पार्टिकल, ना कि किसी पहाड़ पत्थर के साथ ही बनते, छोटे छोटे पार्टिकल जोड़ते हैं तभी पानी की बूंद बनती है। क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाउड्स ले लीजिए। क्लाउड्स की बात करें तो सिरस क्लाउड्स होते हैं जो कि ऊन की तरह दिखते हैं, क्यूमुलस क्लाउड्स होते हैं जो कि कॉलीफ्लावर गोभी की तरह दिखते हैं, स्ट्रेटस क्लाउड होते हैं जो लेयर स्ट्रक्चर देते हैं, देखिए गोभी वाले तो ऐसे दिखते हैं और लेयर वाले इनके पीछे लेयर पे लेयर बनी होती है, वो ये होते हैं। और एक रू ऐसा आता है वो बता देंगे। ड्यू पॉइंट क्या होता है? व्हेन वाटर वेपर कंडेंस ऑन द सरफेस इट फॉर्म ट्रिनी ड्रॉपलेट वाटर बन जाता है, उसे ड्यू कहते हैं। छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स को कहते हैं ड्यू कहते हैं। ड्यू कब आता है? ड्यूरिंग विंटर में आता है, आपने देखा होगा ओस भाप जो बन जाती है वो उसमें आता है। फ्रॉस्ट बात करें, जब बहुत ठंडा पड़ रहा होता है, नहीं कम टेम्परेचर होता है, कंडेंसेशन एट 0 मीटर ग्राउंड लेवल, वाटर वेपर फ्रीजेस इनटू माइन्यूट क्रिस्टल ऑफ आइस, पानी जो छोटे छोटे बर्फीले कंकड़ से बनना शुरू हो जाता है। नियर द ग्राउंड सच एज ब्लेड्स ऑफ ग्रास के पत्तियों पे आ जाता है, पत्तियों पे, टिनी रॉक पार्टिकल्स पे, ओस जो दिखती है फ्रॉस्ट। फॉग एंड मिस्ट की बात करें, फॉग एंड मिस्ट दोनों बहुत रिलेटेड टर्म्स है। पानी की जो बूंदें होती हैं एटमॉस्फेयर में, दे क्लोज टू द सरफेस ऑफ द अर्थ आर टर्म्ड एज फॉग। जो कोहरा जो होता है उसे फॉग कहते हैं। और लॉन्ग विंटर नाइट, जब लंबी लंबी सर्दियां पड़ती हैं तो ग्राउंड पे जो देखेंगे, ग्राउंड ठंडा होता है बहुत जल्द। अभी आप देखिए जमीन कितनी ठंडी है। सच कूलिंग रिड्यूसेस टेंपरेचर एट द सरफेस टू बिलो ड्यू पॉइंट से कम कर देगी एंड वाटर वेपर एट लोअर लेवल्स गेट कंडेंस्ड इनटू, और छोटे छोटे पार्टिकल जम जाएगा। पत्तियों में आपने देखा होगा भाई साहब वो बन जाता है। मिस्ट क्या होती है? मिस्ट और फॉग में थोड़ा सा फर्क है। मिस्ट में आपको कम से कम सही से दिख तो जाता है, फॉग से कम कोहरा, कोहरा तो बिल्कुल सफेद सफेद जो आ जाता है, मिस्ट थोड़ा दिखता भी होता है, वो मिस्ट होती है। विजिबिलिटी ज्यादा होती है अच्छी फॉग से।
अगर फॉग में 1 किलोमीटर होती है तो मिस्ट में 2 किलोमीटर तक नजर आ जाता है। द प्रोसेस बाय विच प्रोडक्ट ऑफ कंडेंसेशन यानी वाटर ड्रॉपलेट नीचे गिरती है उसे प्रेसिपिटेशन कहते हैं। यानी कि प्रेसिपिटेशन के रूप जैसे रेनफॉल हो गया, बर्फ का गिरना हो गया, बूंदाबांदी हो गई, ओले पड़ना हो गया और ओले पड़ना हो गया, बूंद और ओले दोनों पड़ना हो गया, ये प्रेसिपिटेशन फॉर्म है। प्रेसिपिटेशन कब आता है? व्हेन टिनी पार्टिकल ऑफ वाटर जॉइन टुगेदर टू फॉर्म बड़े साइज पार्टिकल बन जाते हैं। यानी कि रेन के फॉर्म में आता है, बर्फ की फॉर्म में आता है, हेल ओले गोले पड़ जाते हैं, ये भी जैसे क्रॉप नष्ट हो जाती है। टाइप्स ऑफ रेनफॉल की बात करें तो टाइप्स ऑफ रेनफॉल में कन्वेक्शनल रेनफॉल होता है, ओरोग्राफिक रेनफॉल होता है एंड साइक्लोनिक रेनफॉल होता है। रेनफॉल 3 तरीके से होता है, ठीक है, 3 तरीके से होता है। प्रेसिपिटेशन कह लीजिए उसी का एक रूप है। रिलीफ रेनफॉल बात करें, रिलीफ रेनफॉल को हम जो है ओरोग्राफिक रेनफॉल भी कहते हैं। रिलीफ रेनफॉल को कहते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल भी कहते हैं। ये कब होता है? फ्रॉम द कूलिंग ऑफ वार्म मॉइस्चर, जब गर्म हवा ऊपर जाके ठंडी हो जाती है, ठीक है, माउंटेन के सामने आके टकराती है तो भाई साहब वो ऊपर उठती है, वो ऊपर उठेगी, माउंटेन को आगे जाने नहीं देगा। द प्रेजेंस ऑफ माउंटेन कॉजेज ह्यूमिड एयर टू राइज। अब मान लीजिए माउंटेन है, ये हवा आ रही है तो अब इससे टकरा के क्या होगा? ये ऊपर उड़ेगी। इससे टकरा के क्या होगा? ये ऊपर उड़ेगी तो ऊपर ले जाता है। द सडन ऊपर जाना हवा का वो क्या करता है? कूलिंग ऑफ एयर हो जाती है। ऊपर ठंडा मौसम है, नीचे गर्म था, लीडिंग टू कंडेंसेशन, ड्रॉपलेट बनने शुरू होते हैं, उसके बाद प्रेसिपिटेशन होता है। समझ के बाद सिंस इट इज कॉज्ड बाय द रिलीफ ऑफ द लैंड, किस वजह से हुआ ये? जमीन में रिलीफ ऑफ द लैंड क्या होता है? रिलीफ ऑफ लैंड मतलब माउंटेन जो आया बीच में, इट इज कॉल्ड रिलीफ रेन, क्योंकि रिलीफ कैसे हुआ है? ऑन डिसेंडिंग द लीवर्ड स्लोप, लीवर्ड मतलब पीछे की, जब ये हवा ऊपर जाके नीचे गिरेगी, डिक्रीज इन एल्टीट्यूड होगा, इंक्रीज इन बोथ इन प्रेशर एंड टेम्परेचर, में ठंडकपन आपको जो है इंक्रीज मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहां ठंडा था, अब यहां टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा, गर्मी मिलेगी। Consequently, the relative humidity drops and there is evaporation and little no precipitation, rainfall rain shadow area में नहीं होगी, क्योंकि यहां से भाप की टकराई, जो बारिश होनी थी वो हो गई आगे। फॉर एग्जाम्पल मॉनसून विंड्स होती है, दे कॉज हैवी रेनफॉल, ऑन द विंडवर्ड साइड। विंडवर्ड साइड क्या होता है? ये पहाड़ है, ये इसका विंडवर्ड साइड है बच्चे, हमेशा याद रखना, ये विंडवर्ड साइड है, और ये लीवाइड मतलब होता है पीछे वाला हिस्सा, रेन शैडो एरिया। इन द नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयन जो है वो विंड को जाने से रोकते, इसलिए वहां पे बारिश होती है। ओरोग्राफिक रेनफॉल इज स्पेशली हैवी इन द हॉट एंड ह्यूमिड एरियाज में, बाउंडेड बाय ट्रॉपिकल ओशियंस। इन ऑल दिस रीजन देयर आर रीजन ऑफ हैवी रेनफॉल। दोस्तों आपने देखा है मौसम नाम चेरापूंजी ले लीजिए, नॉर्थ ईस्ट इलाका में, इसी वजह से बारिश होती है। कन्वेक्शनल रेनफॉल बात कर ले, देयर इज अ कन्वेक्शनल रेनफॉल इन द इक्वेटोरियल रीजन। इक्वेटोरियल रीजन समझते हो? ये बीच का इलाका, 10 डिग्री नॉर्थ 10 डिग्री साउथ। द हाई टेम्परेचर लीड टू द रैपिड हीटिंग ऑफ एयर, यहां टेम्परेचर ज्यादा रहेगा, हवा बन के भाप ऊपर जाएगी। सच हीटेड एयर राइज इन द कन्वेक्शनल करंट, जिसकी वजह से क्या होता है? कन्वेक्शनल करंट आते हैं, जिनकी वजह से क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ क्लाउड बनते हैं। 10 किलोमीटर हाइट पे ऊपर जाकर क्लाउड बनेंगे, जो हवा ऊपर जा रही है, गर्म ऊपर जा रही है भाई साहब, ह्यूमिड एयर कॉजेस कंडेंसेशन होगा ऊपर जाके, जिसकी वजह से हैवी रेनफॉल होगी, उसके अंदर मॉइस्चर कैपेसिटी होगी। जितनी ज्यादा हॉट एयर उसके अंदर उतनी ज्यादा मॉइस्चर कैपेसिटी होल्डिंग की होगी, और वही जाके बारिश करेगी। सो दिस टाइप ऑफ रेनफॉल अकर्स इन द आफ्टरनून, दोपहर में होती है, बहुत 4 बजे के आसपास होती है, इसको इसलिए 4 o'clock शावर भी कहते हैं। सच रेनफॉल के साथ आपको थंडर, लाइटिंग, बिजली कड़क ये भी देखने को मिलेगा। ये जो होती है इक्वेटोरियल रीजन में डेली मिल जाता है, यहाँ पे एनुअल रेनफॉल 200 सेंटीमीटर से ज्यादा होती है। चलिए साइक्लोनिक और फ्रंटल रेनफॉल की बात करते हैं। ये होते हैं ड्यू टू साइक्लोन्स की वजह से या डिप्रेशन की वजह से, जहां पे एयर प्रेशर बहुत कम होता है। मिड लैटिट्यूड एरिया की बात कर लीजिए, इट इज कॉज्ड बाय द कन्वर्जेंस, यानी कि 2 डिफरेंट एयर मासेस के मिलने से। 2 डिफरेंट एयर मासेस कौन सी? हॉट एंड कोल्ड जहां मिलेंगी। हॉट एंड कोल्ड पिछले चैप्टर में बताए थे भाई साहब, पिछले चैप्टर में बताया था, यहां से आने वाली हवा जो होती है वो कोल्ड होती है, और इक्वेटर से जाने वाली हवा जो हॉट होती है। जब दोनों जहां मिलेंगी सब ट्रॉपिक और उनके पास, तो यही होता है। व्हेन वार्म एंड कोल्ड एयर मासेस मिलती है तो भाई साहब वहां पे जो है यही काम होता है। प्रेसिपिटेशन बात करें तो बाउंड्री जोन्स ऑफ दीज एयर मासेस आर कॉल्ड फ्रंट, यानी कि यहां से ठंडी हवा, यहां से गर्म हवा, इसकी जो बाउंड्री बनेगी उसे क्या कहेंगे? फ्रंट कहेंगे। क्या कहेंगे? फ्रंट कहेंगे। राइजिंग एयर इज कूल्ड व्हेन अंडरगोइंग अ फ्रंटल लिफ्ट, ऊपर जाते ठंडी हो जाती है। दिस कॉजेस प्रेसिपिटेशन होता है। प्रेसिपिटेशन साइक्लोनिक भी हो सकता है, फ्रंटल साइक्लोन भी हो सकता है, एंड इट इज वेरी हैवी इन ट्रॉपिकल साइक्लोन, इट लास्ट फॉर अ कुछ घंटे तक ताबड़तोड़ बारिश होती है। इन टेम्परेट डिप्रेशन, टेम्परेट इलाकों में सच अ दोज ऑफ वेस्टर्न यूरोप, रेनफॉल जो है मच लाइटर, आई थिंक ये एंटर की वजह से हो गया है, मच लाइटर, तो इट लास्ट फॉर सेवरल डेज, पर कम होती है। देयरफॉर इट फॉल्स इन अ फॉर्म ऑफ कॉन्टिन्यूअस ड्रिजल, ड्रिजल मतलब समझते हो हल्की फुल्की बूंदाबांदी के रूप में हो रही होती है। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। छोटा सा लेक्चर था, बना दिया फटाफट से, पता नहीं लगने देते। पढ़ाई हो ऐसी होनी चाहिए, तेज तर्रार होनी चाहिए। जब बात करें रिवीजन की तो टाइटन बैच और सोशल स्टडीज से बढ़िया रिवीजन कम टाइम में आपको कहीं नहीं मिलेगी। बहुत बढ़िया तरीके से रिवीजन को अपना रखा गया है, शॉर्ट एंड शॉर्ट, बेस्ट एंड बेस्ट, क्रिस्प एंड क्रिस्प, नो बात, नो बकवास, सीधी बात, ऑन द पॉइंट। तो बात करते हैं हम अपने पॉइंट्स को लेकर केवल, इससे ज्यादा और हम नहीं करते। हमारे लेक्चर्स बहुत छोटे होते हैं,
कुछ बच्चे कहते हैं कि सर फास्ट लगता है, बट फास्ट नहीं बेटा, अगर आपने एक बार पढ़ा होगा तो दूसरा रिवीजन ऐसे ही होती है। पहली बार पढ़ रहे हो तो स्पीड को थोड़ा स्लो करके पढ़ सकते हो, क्योंकि मैंने रफ्तार खासकर पहली बार इस टाइटन सीरीज में ही तेज बनाई है, जिससे कि आपको वो लॉन्ग लॉन्ग लेक्चर जो बोरिंग लगते हैं ना, वो छोटी छोटी में अगर कहीं जा रहे हो आप, मोबाइल आपके पास है, ईयरफोन्स लगाइए, यूट्यूब पे स्टार्ट कीजिए, लीड लगा के कान में आराम से बैठिए, 15 मिनट के अंदर एक लेक्चर खत्म। ऐसे 60 मिनट तक देखोगे 4 लेक्चर खत्म। बेटा प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए जबरदस्त, पेपर में मार्क्स लेके आने और कुछ नहीं। तो चलते हैं, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, मिलते रहिए, फिर मिलेंगे किसी मोड़ पर नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर। चलिए, थैंक यू।